हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज से हम 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिजिक्स करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने 9th, 10th, 11th और 12th का मैथ्स स्टार्ट कर रखा है और 12th क्लास में हमने 2nd, 3rd, 4th और 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप जिस भी क्लास में हैं उस क्लास के अकॉर्डिंग अपने चैनल पे जाएं, इग्नाइट एजुकेशन सेंटर, और वहां पर प्लेलिस्ट ओपन करें और वहां से आप अपने कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो जो 12th क्लास की फिजिक्स है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जितनी भी डेरिवेशंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू प्रैक्टिकल, यानी कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले भाई फिजिक्स, जैसा कि आप सभी को पता है फिजिक्स क्या है, साइंस का ही एक पार्ट है, साइंस की ही एक ब्रांच है। तो साइंस क्या होती है, सबसे पहले आप लोग 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हैं साइंस। तो साइंस का ही मीनिंग क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि साइंस इज़ द रीज़न बिहाइंड एनीथिंग, यानी कि कोई भी चीज़ है उसके पीछे का रीज़न ही क्या कहता है या क्या होता है, साइंस होता है। या जो हमें हाउ का आंसर दे वही क्या होगा, साइंस होगा। लाइक मैं बोल रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, दैट इज़ द साइंस। मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, कैसे सो रहा हूँ, कैसे नहा रहा हूँ, यानी कि हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न ही क्या कहता है या क्या होता है, वो होता है साइंस। ठीक है, यानी कि जो हमें बताता है कि ये चीज़ कैसे हुई। भाई आप देख पा रहे हो लाइट एनर्जी, आप सुन पा रहे हो साउंड एनर्जी, तो ये सभी चीज़ें ही क्या कहलाएंगी, आपकी साइंस। यानी कि किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न क्या होता है, साइंस। अब साइंस को भी अलग अलग ब्रांचेज में क्या डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक्चुअल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा जो है ब्रॉड डोमेन है, लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारी ब्रांचेस और हैं, लाइक एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सिस्मोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बॉटनी, जूलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। लेकिन जो आपके ब्रॉड डोमेन है या जो हम 11th, 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करते हैं वो क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब फिजिक्स क्या होता है, आपने 11th क्लास में अच्छे से क्या होगा, it is the branch of science which is devoted to nature and natural phenomena। यानी कि साइंस की वो ब्रांच जो नेचर और नेचर से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना हैं उनकी स्टडी करती है, वही क्या होती है आपकी फिजिक्स। और केमिस्ट्री जो केमिकल कंपोजिशन, भी साइज, स्ट्रक्चर, इन सभी साइज ऑफ एटम, यानी कि इन सभी से जो रिलेट करती है वो आपके क्या होगी, केमिस्ट्री। और बायोलॉजी जो लिविंग की स्टडी करती है, लिविंग्स में कुछ भी आ जाए, बॉटनी, जूलॉजी, यानी कि एनिमल्स या प्लांट्स कुछ भी आ जाए, उनकी स्टडी को ही क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। तो आइए फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो सभी स्टूडेंट्स साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठे। तो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है, ये यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले तो हम कोई भी अगर चैप्टर या यूनिट करते हैं उसका मीनिंग हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, देखो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दो, आपको वो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। लाइक आप मतलब कोई भी बच्चा है, ठीक है, वो एक क्या खिलौना लेके आता है या कार लेके आता है छोटे से, भाई उसको चलाता रहता है। जब वो टूट जाती है तो उसको ओपन करके हर एक पार्ट को अलग अलग कर लेता है और उससे मोटर निकालता है, फिर उससे फ़ैन बना लेता है, कुछ और बना लेता है। यानी कि जब हमें चीज़ों को अच्छे से जानना होता है तो उसको ब्रेक करना मतलब स्टार्ट कर दो। तो अगर इसको मैं ब्रेक करूँ तो इलेक्ट्रो और स्टैटिक, इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक बोले तो एट रेस्ट। अब आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक चार्ज ही तो होता है। तो जब चार्ज रेस्ट पर है तो उस स्टडी को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। क्या कह सकते हैं हम,
चार्ज एट रेस्ट ही क्या होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपको मीनिंग पता लगा कि जब आपका चार्ज क्या है रेस्ट पर है तो उसको ही क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है जब चार्ज मूव करता है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसको क्या कहा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, और इसको क्या कह सकते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके क्या क्या नाम है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। क्या चीज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और क्या बोल सकते हैं इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एग्जामिनर है वो आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, वो कह सकता है डिफाइन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर जो आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तो इसका मीनिंग भी क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एक बार ये नाम उतार लो, नोट डाउन करो इनका। तो उम्मीद है आप लोगों ने नाम लिख लिए होंगे। उसके बाद अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन हम लिखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच of physics which deals with the study of charges at rest, the forces between static charges, fields and potential due to these charges is called electrostatics। तो ये आपकी डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या, इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, द फोर्सेस बिटवीन स्टैटिक चार्जेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब मैंने आपको इसके नाम भी बताए, एक तो हम इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें, उसके बाद मैं बताता हूँ भाई इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, हम इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं। लाइक चार्ज, सबसे पहले आपको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है। आपने क्या एक्टिविटी की होगी कि एक कॉम्ब लिया, 8th क्लास में एक्टिविटी आपकी आती है, कॉम्ब लिया, हेयर के साथ रब किया तो उस पर चार्ज आ जाता है। तो आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया और एक कॉम्ब लिया, मान लिया इस कॉम्ब पर क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में क्या होता है न्यूट्रल होता है, तो मान लिया इस पर दोनों चार्ज हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव, और पॉजिटिव किसको रिपेल करेगा पॉजिटिव। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो तो दूर चला जाएगा और नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए ये जो पीस ऑफ पेपर है इससे क्या हो जाता है अट्रैक्ट हो जाता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो मैं अगर आपको पूछूं कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम चार्ज लेकर कैसे आ सकते हैं, बाय फ्रिक्शन, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की हेल्प से कैसे, देखो आपने कॉम्ब लिया, हेयर के साथ रब किया तो क्या हुआ फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन की वजह से क्या आया चार्ज आया। ऐसे ही जो आपके भाई कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे आपके क्लाउड्स होते हैं। अब क्लाउड्स इतने ज्यादा बड़े होते हैं, लाइक एक बार इसको वाइप आउट कर देते हैं। भाई फिजिक्स है साइंस का एक पार्ट है, तो हम इसको एग्जाम्पल्स यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं उनको लेके समझेंगे। लाइक हमारे पास क्या है क्लाउड्स हैं। अब क्या क्लाउड्स मूव नहीं करते, हाँ बिल्कुल आप बोलोगे हाँ क्लाउड्स तो मूव करते हैं। जैसे क्लाउड्स अगर मूव करते हैं तो हवा में क्या प्रेजेंट है एयर पार्टिकल्स, तो एयर पार्टिकल के साथ क्या होगा फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा इस पर चार्ज आ जाएगा।
क्या होगा, चार्ज आएगा। मान लिया इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया काफ़ी ज़्यादा। अब आप सभी को पता है कि लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो स्टेबल होना चाहती है, तो ये नेगेटिव किसके साथ मिलकर न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव। अब क्लाउड्स के आसपास नियरेस्ट क्या है, अर्थ। क्लाउड्स के आसपास नियरेस्ट क्या है, अर्थ। तो अर्थ पर तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज है, जैसे कि आप सभी को पता है भाई पॉजिटिव एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है अपने आप में, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मान लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, जो ये पॉजिटिव चार्ज है एयर में क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। एयर में क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा। और जब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, थंडरस्टॉर्म। क्या होगा, थंडरस्टॉर्म। हम कहते हैं ना भाई बिजली गिरती है, एक्चुअल में बिजली गिरती नहीं है, वो जमीन से उठती है। आपने डिस्कवरी में भी किया होगा या देखा होगा कि जैसे स्लो मोशन में वो दिखाते हैं बिजली गिरती नहीं है, वो नीचे से उठती है, क्योंकि चार्ज जो है आपका अर्थ से ऊपर की तरफ जाता है, तो चार्ज नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे नहीं जाता। नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं जाता। इसलिए जो आपकी टॉल बिल्डिंग्स हैं उन पर क्या लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे होते हैं, ताकि जो चार्ज, देखो अगर कोई टॉल ऑब्जेक्ट है तो टॉल ऑब्जेक्ट से चार्ज जाना चाहेगा। अगर टॉल ऑब्जेक्ट पर हम लाइटनिंग कंडक्टर नहीं लगाते तो ऑब्जेक्ट क्या तहस नहस हो सकता है या खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं ताकि यहाँ से जो है आपका चार्ज क्या एयर की तरफ आयनाइज होता रहे और इसको चार्ज मिलता रहे, और जो ये आपकी बिल्डिंग है वो सेफ रहे। इसको हम डी पार्ट में करेंगे, लेकिन आपका थोड़ा क्या इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं ये थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि चार्ज फ्रिक्शन की वजह से क्या यहाँ पर आया, फ्रिक्शन की वजह से आया, तो इससे न्यूट्रल होना चाहेगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा और जैसे ही ये मिलेंगे तो क्या होगा, थंडरस्टॉर्म। क्या होगा, थंडरस्टॉर्म। जैसे ही बिजली गिरती है, कड़कड़ाती है, तो हमें पहले दिखता है या सुनता है, सोचो और बताओ। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि जब थंडरस्टॉर्म होता है तो वो पहले दिखाई देता है या सुनाई देता है। आप लोग कहोगे सर पहले दिखाई देता है, वेरी गुड। अब दिखाई क्यों देता है, बिकॉज जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड है वो लगभग 350 या 358 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। तो इसलिए ये पहले आ जाती है और ये बाद में आ पाती है। तो इसलिए हमें पहले बिजली दिखाई देती है और उसके बाद सुनाई देती है। तो आपको हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न जानना है। फिजिक्स से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो घबराने की जरूरत तो है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से इसको समझ के चलेंगे। तो क्या ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई? अगर आ गई हो तो एक बार इसको वाइप आउट कर देते हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नोट डाउन करने का है नहीं, क्योंकि मैंने समझाने के लिए सिर्फ बताया। एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मैं आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप में से कितने बच्चों ने ऑयल टैंकर्स देखे हैं? लाइक हमारे पास ये ऑयल टैंकर है, ठीक है, ये ऑयल टैंकर है। अब ये ऑयल टैंकर, इसके अंदर ऑयल फिल है। अब ये ऑयल टैंकर जैसे मूव करता है, जो ये कंटेनर है अगर मूव करेगा, मान ले 50-60 की स्पीड से चल रहा है, तो यहां पर एयर पार्टिकल्स भी तो प्रेजेंट रहेंगे। अब एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये अगर मूव करेगा तो एयर पार्टिकल्स इससे क्या स्ट्राइक करेंगे। अगर इससे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से इस पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा चार्ज है तो उसको हीट कर सकते हैं। अगर वो इसको हीट कर देगा तो जो ये आपका ऑयल टैंकर है ये ब्लास्ट हो सकता है। आपने कई बार न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि ऑयल टैंकर ब्लास्ट हुआ, ठीक है। अब ये होता क्यों है, आपको पता लगा कि एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अगर ये मूव करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज के अंदर हीट होती है, हीट होने की वजह से क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो क्या ब्लास्ट हो सकता है। आपका जो पेट्रोल या डीजल कोई भी ऑयल है इसके अंदर ब्लास्ट हो सकते हैं।
इसके लिए हम क्या करते हैं, या जो ट्रक वाले क्या करते हैं भाई, यहाँ पर एक आयरन की चेन डाल देते हैं, ठीक है, जो ग्राउंड के साथ टच होके चलती है। अब ग्राउंड के साथ टच होके चलती है, आयरन की एक बेल है भाई, ये लटकी हुई है, ठीक है। अब ये आयरन की बेल मान लिया इस पर नेगेटिव चार्ज है, और आपको पता है कि अर्थ पर तो सारे चार्ज हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये क्या आपस में न्यूट्रल होते रहते हैं, और जो आपका जो टैंकर है वो सेफ रहता है। अगर बाय चांस ये ज़मीन के टच में नहीं है, तो पुराने ज़माने में ऐसे होता था, लेकिन आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, लेकिन पहले जो केस थे उसमें ऐसा होता था, अगर ये बेल नीचे नहीं होती थी तो जो टैंकर थे इनमें आग लग जाती थी और ब्लास्ट हो जाता था। तो आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यानी कि जो फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है। वेरी गुड, तो एक बार जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लें। उम्मीद है आप सभी ने इतना लिख लिया होगा, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी अगर आप बनाना चाहते थे तो बना लेते। उसके बाद चार्ज, भाई आप चार्ज के बारे में पढ़ते आए हैं भाई, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज क्या होता है, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज होते हैं। ये तो काइंड्स ऑफ चार्ज है। मैं आपसे पूछूं कि चार्ज क्या होता है, तो चलिए एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is something possessed by any material object which makes it possible to exert electrical forces and to respond to electrical forces। तो ये आपकी चार्ज की डेफिनेशन रहेगी क्या? इट इज समथिंग पोजेस्ड बाय एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट which makes it possible to exert electrical forces and to respond to electrical forces। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐसी चीज़, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐसी चीज़ जो क्या पॉसिबल करते हैं उस ऑब्जेक्ट का एग्जर्ट, जो मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसको एग्जर्ट करना, या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स से रिस्पॉन्ड करना, उसको ही आपका क्या कहा जाएगा? चार्ज। चार्ज क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी या चार्ज के अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जर्ट करने में पॉसिबल करती है उस ऑब्जेक्ट को, और जो आपकी इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसके साथ रिस्पॉन्ड करने देती है। तो ये क्या होता है आपका चार्ज। अब काइंड्स ऑफ चार्ज, भाई चार्ज वही नेगेटिव पॉजिटिव, भाई दो प्रकार का आपका चार्ज होता है, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन कह देते हैं और पॉजिटिव को प्रोटॉन कह देते हैं। तो आपको पता होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लें 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इन वैल्यूज़ को एक बार लर्न कर लें और लिख भी लें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। ये वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए ताकि जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनमें हम यूज़ कर सकें अच्छे से। तो एक बार चार्ज की डेफिनेशन और इन वैल्यूज़ को नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज कर गए। उसके बाद काइंड्स ऑफ चार्जेस। भाई कितने प्रकार के चार्जेस हमारे पास होते हैं, तो दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी आई थिंक आपको पता होगा क्या, कि लाइक चार्जेस, ये दो प्रॉपर्टी अच्छे से लिख लें। लाइक चार्जेस रिपेल each other, and the second one, unlike charges attract each other। लाइक चार्जेस यानी कि जो एक जैसे चार्जेस हैं वो तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट।
तो मुझे बताओ कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे क्योंकि एक जैसे चार्जेस हैं। अच्छा, नेगेटिव नेगेटिव ये भी आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये भी क्या है, आपके लाइक चार्जेस है। पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस। अभी तो मैंने बताया कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव भी क्या करेंगे, आपके अट्रैक्ट करेंगे। तो इस चीज को भी जल्दी से नोट डाउन करें। ओके, उसके बाद भाई जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो क्या, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो ये तीनों चीज़ें आपके सिलेबस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हर जगह यूज होती रहेंगी। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है वो आपके क्या रहेंगे, कंडक्टर्स रहेंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो पाए वो आपके क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर्स। और इनके यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी प्रॉपर्टी इन दोनों से मिलती जुलती हो उनको क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर्स। यानी कि जिनमें कुछ एक एफर्ट्स लगाने के बाद तो कंडक्टिविटी हो सकती है लेकिन नेचुरली कंडक्टिविटी नहीं होती, वो आपके क्या कहलाएंगे, सेमीकंडक्टर। तो इनके एग्जांपल्स लाइक आपके जो भी मेटल्स हैं वो हो सकते हैं। भाई जितने भी मेटल्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, एक आधे को छोड़ के। इंसुलेटर यानी कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आपके पास ना हो पाए, इंसुलेटर्स। और सेमीकंडक्टर जिनकी प्रॉपर्टी इन दोनों के मिडवे हो वो आपकी क्या कहलाएगी, सेमीकंडक्टर्स। तो जल्दी से इनको भी लिखें। उसके बाद है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to detect the presence of electric charge and its polarity। पोलैरिटी क्या होता है भाई, वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज की जानकारी क्या होता है, पोलैरिटी। और इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। हाँ, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है और उसकी पोलैरिटी को डिटेक्ट करता है, या फिर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब एक्चुअल में ये होता क्या है, हमारे पास लाइक एक ग्लास जार है, ये हमारे पास क्या है, ग्लास जार। ओके, हमने यहाँ पर एक स्टॉपर लगा रखे हैं यानी कि कॉर्क लगा रखे हैं। थोड़ा इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और हमने एक रोड लगा रखे हैं यहाँ पर, रोड मैंने मान ली R। अब ये आपकी क्या है, स्टॉपर कॉर्क है, इसको मैंने मान लिया S। यहाँ पर इस रोड पर एक मेटल डिस्क लगा रखी है जिसको मैंने क्या मान लिया, D नाम दे दिया। और जो ये रोड है इसके एंड पर दो लीफ लगा रखे हैं, इसको हम गोल्ड लीफ कह सकते हैं, यानी कि गोल्ड की बिल्कुल पतली पतली लीफ, या हम जो वो फॉइल है फॉइल कह सकते हैं, यानी कि दो गोल्ड फॉइल लगा रखे हैं। और यहां पर दो फॉइल और लगा रखे हैं इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए।
अब मान लीजिए मैं एक ग्लास रोड लेकर आया जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इससे ट्रांसफ़र होगा और इस पर भी क्या होगा, मेटल डिस्क पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद इसकी कंडक्टिविटी इस रोड की तरफ आएगी और ये पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा और इन गोल्ड फॉइल्स में भी आ जाएगा। देखो अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्ज हो गए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये जो फॉइल हैं आपस में दूर चली जाएंगी, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम यहाँ से क्या हमने चेक किया कि हाँ यहाँ पर चार्ज आया और ये एक जैसा चार्ज है, इसलिए इन्होंने क्या किया, रिपेल किया। यानी कि ये क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो चार्ज की प्रेजेंस को चेक करता है, पोलैरिटी चेक करता है और कई बार पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करने के लिए या मेजर करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो एक बार जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आइए उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि किस ऑब्जेक्ट को अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ रब करेंगे या फ्रिक्शन के साथ या फ्रिक्शन की हेल्प से कौन सा चार्ज आएगा, तो किन ऑब्जेक्ट्स पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किन ऑब्जेक्ट्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा। एक बार ये देखें, अगर हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड पर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद अगर मैं फर या फिर वुलन क्लॉथ को इबोनाइट के साथ रब करता हूं तो फर या फिर वुलन क्लॉथ पर आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इबोनाइट पर कैसा रहेगा, नेगेटिव। अगर वुलन कोट को प्लास्टिक शीट के साथ तो वुलन कोट पर पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक शीट पर नेगेटिव चार्ज। वुलन कारपेट पर पॉजिटिव और रबर शूज़ पर नेगेटिव चार्ज। नायलॉन और एसीटेट पर पॉजिटिव और क्लॉथ पर नेगेटिव। ड्राई हेयर पर पॉजिटिव और जो आपका कॉम है उस पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो एक बार आप लोग इस टेबल को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट पर या किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बिना एक्चुअल कांटेक्ट से ही ऑब्जेक्ट पर क्या चार्ज का ट्रांसफर कर देना। लाइक हमारे पास एक स्फीयर है, तो जो ये स्फीयर है इस पर कोई चार्ज अभी नहीं है, ये अपने आप में न्यूट्रल है। हम एक ग्लास रोड लेकर आए जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, हमने इनका एक्चुअल कांटेक्ट नहीं किया। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। तो नेगेटिव चार्ज आपका इस साइड आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ चला जाएगा। भाई न्यूट्रल था अपने आप में, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इसमें दोनों प्रेजेंट थे। तो अगर पॉजिटिव रोड को लेकर आए तो इसके इस साइड तो अट्रैक्ट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरी साइड क्या बचेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो ये पॉजिटिव चार्ज था इसकी अर्थिंग कर दी। क्या कर दी, अर्थिंग कर दी, यानी कि अर्थ में मैंने इस चार्ज को ट्रांसफर कर दिया। अब इस पर सिर्फ कैसा चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज। अब मैं क्या किया, मैंने इस रोड को भी मैं इधर ले गया तो इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो तो ग्राउंड में जा चुका है, अर्थिंग हो चुकी है उसकी, तो ये अर्थिंग का भी सिंबल होता है। ठीक है, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज था इसकी हमने अर्थिंग की, तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या, नेगेटिव चार्ज बचा। अब भाई आपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की, चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर जगह। तो जो ये नेगेटिव चार्ज था ये क्या हो गया, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमने दो ऑब्जेक्ट के विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट से क्या इस ऑब्जेक्ट पर हम चार्ज ले आए, तो इसको ही क्या कहा जाता है, आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको ही क्या कहा जाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एक बार जल्दी से इसके डायग्राम्स को नोट डाउन कर लें। उसके बाद है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो जो आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन है उसमें क्या होता है कि हम दो ऑब्जेक्ट के एक्चुअल कॉन्टेक्ट से क्या करते हैं, चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। लाइक या ऑब्जेक्ट्स पर चार्ज लेकर आते हैं। हमारे पास दो मेटल स्फीयर्स थे,
जिन पर अपने आप में अभी कोई चार्ज नहीं है। इस स्फीयर को मैंने माना स्फीयर ए और इसको मैंने क्या मान लिया स्फीयर बी। अब मैं इसके पास क्या अलग से लिख देते हैं इसको। अब मैं इस स्फीयर के पास वही एक पॉजिटिव रोड लेकर आया, यानी कि एक रोड लेकर आया जिस पर पॉजिटिव चार्ज था। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आया तो इस साइड क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, और यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। क्या ये चीज़ समझ में आई? अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में क्या होंगे, न्यूट्रल। तो इस पर कैसा चार्ज बच गया, नेगेटिव, और इस पर कैसा बचा, पॉजिटिव। फिर मैंने क्या किया, इन स्फीयर्स को थोड़ा सेपरेट करके रखा, इन स्फीयर्स को थोड़ा सेपरेट करके रखा। अब इस पर वही नेगेटिव चार्ज था और इस पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और ये वही पॉजिटिव आपकी चार्ज रॉड। अब मैं इस रॉड को भी अलग से ले गया और उसके बाद क्या होगा, बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, भाई ये नेगेटिव इसमें अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्फीयर वही ए, ये बी, ये ए, ये बी, और ये ए, ये बी। तो हमने इनके एक्चुअल कांटेक्ट से क्या किया, चार्ज को ट्रांसफर किया। तो इसी को क्या कहा जाता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। आप बुक में से देख के इनकी डेफिनेशन बना सकते हैं और नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो नोट्स के लिए मैं पीडीएफ भी जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी डाल दूंगा नोट्स की, लेकिन आप लोगों को जो नोट्स हैं अपनी हैंड राइटिंग में बिल्कुल अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगे उनके नोट्स अपने खुद बनाने हैं, ताकि आपके नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप खुद क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो। तो खुद के नोट्स बनाएं, ठीक है, और किसी पर डिपेंड ना रहें। फिर भी मैं आपके लिए पीडीएफ एक अपलोड कर दूंगा जो आपका डिस्क्रिप्शन है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो इसको नोट डाउन करें एक बार। उसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is the property by virtue of which all free charges are integral multiple of the basic unit of charge represented by E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी by virtue of which all free charges are integral multiple of basic unit of charge represented by E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, एन ई। किसके इक्वल होता है, एन ई। ये इसका फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। लाइक हमारे पास एक सिस्टम है, अब इसमें क्या एक इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लिया मैंने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो, अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, एन इंटू ई। क्या आ जाएगा, एन इंटू ई। लाइक आप दुकान पर गए, ठीक है, आपको ये मार्कर लेना है। एक मार्कर 10 रुपए का है तो 5 मार्कर कितने के आएंगे, 50 रुपए के, यानी कि 5 इंटू 10। तो ऐसे ही यहाँ पर भाई एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ई है तो टोटल एन इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, एन इंटू ई। भाई लाइक हमारे पास ये कहेगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर चार्ज बताओ। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, भाई एन की वैल्यू क्या हो गई, 1। ई, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर आपका चार्ज क्या होगा, भाई माइनस में होता है तो माइनस में लिख लेंगे, तो चार्ज क्या आएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, वही। अब n की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 2, और E की वैल्यू वही आपकी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो क्या आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। क्या आपको n की वैल्यू और E की वैल्यू पुट करनी है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट आपके चार्ज की प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज by virtue of which total charge on a system is obtained simply by adding algebraically all the charges present on the system। यानी कि जो टोटल चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये इस पर चार्ज है, अलग अलग चार्जेस हैं भाई, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे चलते चलते Qn तक। तो जो टोटल चार्ज है यानी कि Q, वो आपका क्या होगा, इन सभी का एल्जेब्रिकल सम ही आपका क्या होगा टोटल चार्ज। तो कितना आसान था कि अगर मुझे किसी भी सिस्टम पर टोटल चार्ज निकालना है तो सभी इंडिविजुअल चार्जेस को क्या कर दो, ऐड कर दो, वही उसका क्या हो जाएगा टोटल चार्ज। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आपको नाम से ही पता चल रहा है एडिटिविटी मतलब ऐड करना है, यानी कि अगर मुझे किसी भी सिस्टम पर टोटल चार्ज निकालना है तो सभी चार्जेस को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा टोटल चार्ज निकल जाएगा किसी भी सिस्टम का। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है चार्ज की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आइए थर्ड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज by virtue of which total charge of an isolated system remains constant। यानी कि ये चार्ज की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसमें आपका किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है ना वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। यानी कि हम सिंपली ये भी कह सकते हैं चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो एक बार जल्दी से नोट डाउन करें। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, कि चार्ज और मास में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। की किसी भी बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी कि जो आपका चार्ज है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। लेकिन मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि जो मास है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्या आपने कभी मास नेगेटिव देखा है किसी ऑब्जेक्ट का? नहीं। क्या मास कभी भी जीरो देखा है? नहीं। सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का मास भी कुछ होता है,
9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, यानी कि 0 तो वो भी नहीं होता, पॉइंट में रहता है, यानी कि पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब चार्ज जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन आपका मास जो है किसी भी बॉडी का वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। उसके बाद चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो चार्ज है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं होता, लेकिन मास जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड होता है। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी ऐसे ही आपका मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लाइक आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, मैं आपको मुंह पे ऐसे टच करूँ तो आपको ज़्यादा मास नहीं लगेगा मेरे हाथ का, लेकिन अगर मैं फोर्सली जो इसको टच करता हूं तो क्या होगा, मास बढ़ जाएगा। यानी कि अगर जैसे ही वेलोसिटी बढ़ी वैसे ही क्या होगा, मास इंक्रीज होगा, वैसे ही क्या होगा, मास इंक्रीज हो जाए। जैसे मार्कर है, मैं ऐसे टच करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं एकदम से टच करता हूं या एकदम से मारता हूं तो क्या, अब वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, मास भी बढ़ेगा। यानी कि वेलोसिटी के साथ आपका जो मास है वो बढ़ता है, लेकिन जो आपका चार्ज है वो नहीं बढ़ता। और किस रिलेशन से बढ़ता है, मास आपका m नॉट क्या होता है, आपका इनर्शियल मास 1 माइनस v जो आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है अपॉन c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर मतलब c² बाई c² 1 माइनस 1 0। तो आपका जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे अगर 0 आ जाती है तो नॉट डिफाइंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है तो उसका मास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। उसके बाद चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। अभी हमने पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू NE, लेकिन चार्ज अभी तक मतलब जो मास है वो अभी तक क्वांटाइज्ड नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, जो आपका चार्ज है, अभी हमने प्रॉपर्टी की अभी पढ़ा था हमने कि जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की वो क्या, कि चार्ज जो है आपका कंजर्व रहता है, लेकिन मास कंजर्व नहीं रहता। मास एनर्जी में चेंज होता है और एनर्जी से मास में चेंज हो जाता है। लाइक आपने सुना होगा या देखा होगा कि आपके पास लकड़ी है, अगर आप लकड़ी को जलाते हो तो लकड़ी होती है और जो राख होती है उसका मास सेम रहता है, नहीं। जो आपका मास था किस में चेंज हो गया, लकड़ी का, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो एनर्जी है उसमें चेंज हो गया। तो इसलिए जो आपका चार्ज है वो कंजर्व रहता है, लेकिन मास कंजर्व नहीं रहता। जो मास है वो एनर्जी में आपका क्या चेंज हो जाता है और उल्टा उसका। फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जो फोर्स होते हैं दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। अगर लाइक चार्जेस हैं तो क्या होगी, रिपल्सिव होगी, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। लेकिन जो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी है वो हमेशा कैसे होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो ये थे आपके क्या, चार्ज और मास के बीच डिफरेंस। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर होंगे। तो कल हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ, उसकी वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो साथ साथ नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।